नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी से मैं दीपक सर आपके बीच में। आप लोगों को पता है कि मैं भी संविधान आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और संविधान में आज मैं बेटा आप लोगों के लिए आज जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है? जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें मौलिक अधिकार को हम आज चालू करेंगे, जिसकी संख्या टोटल वर्तमान में 6 है और उसके बाद में उसके बारे में हम डिटेल करेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन कैसे हुआ, क्या स्थिति बनी ठीक है? जो मूल अधिकार है उसमें कितने मतलब मूल अधिकार थे और कांग्रेस ने मूल अधिकारों की माँग कब की? तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, क्या अनुच्छेद है और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? आज मैं इस पे चर्चा करूँगा। समय बर्बाद करना उचित नहीं है बेटा, सीधा हमको टू द पॉइंट आना पड़ेगा और आप क्या करना, मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ को नोट्स बनाना, इसके अलावा क्या पढ़ना है? तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? बस इसी को पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ देना है कि मैं रात को 3 बजे भी फ़ोन करूँ तो तुम मुझे आंसर कर सको। समझो बात को। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को या किसी भी मानव को या मानव प्राणी समूह को जब वो किसी एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष समुदाय के मध्य, एक विशेष भूभाग में रहता है, तो वहाँ जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो उस भूभाग में, राज्य में जो शासन को संचालित करता है, तो राज्य के खिलाफ हमको ये मूल अधिकार या बेसिक फंडामेंटल जो राइट है वो हमको मिलता है, या फंडामेंटल राइट बोलते हैं या बेसिक राइट्स बोलते हैं, आपको जो बोलना है, या मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, ये आपकी खुशी है, आपकी इच्छा है। तो ये जो अधिकार हमको मिलते हैं ये राज्य के खिलाफ मिलते हैं, ताकि आपके अधिकार का हनन राज्य जो है किसी भी स्थिति में ना कर सके। अब आपको मैं बताऊंगा इसे कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को बेटा सबसे पहले आप एकदम दिमाग खोल के बैठ लो, यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमने कहाँ से धारण किया? तो हमने अमेरिका के संविधान से इसे धारण किया। अब देखिए ये इसका चर्चा किस में है? तो इसका चर्चा भाग 3 में है। किस में? तो इसका चर्चा है भाग 3 में इसका चर्चा है। और कितने अनुच्छेद में? तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसमें इसका चर्चा है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। जो 6 प्रकार के अधिकार है हमारे उसका, तो किस में? तो भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35। अब देखिए जो भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का क्या कहते हैं? अधिकार पत्र कहा जाता है। अर्थात जो भाग 3 है उसको भारत का आप अधिकार पत्र कहेंगे, लेकिन उस अधिकार पत्र का एक संवैधानिक या कहना चाहिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न में एक विधिक नाम है, वो है मैग्ना कार्टा। जो भाग 3 है भारत के संविधान का, उसी को अधिकार पत्र कहा गया है। और भाग 3 के अधिकार पत्र को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो मैग्ना कार्टा के नाम से। अब आप बोलेंगे सर मैग्ना कार्टा होता क्या है? एकदम दिमाग खोल के बैठिए, एकदम क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें तुमको कठिन लगती, जो तुम खुद से पढ़ते, उसको मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। जितनी मेरी अनुभव, जितना मेरा ज्ञान है, जिस तरीके से मैंने 9 सरकारी एग्जाम क्रैक किए और जिस तरीके से मैं 8 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक इंटरव्यू दिया, 4 और एक करंट मिला के 5 जो सीजीपीए से मेंस लिखा, उसके अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ बेटा। देखिए जो राइट्स आपको संविधान से मिला हुआ है वो भारत का क्या है? आपको अधिकार दिया है। तो जिस पत्र में उसकी चर्चा है वो क्या होगा? वो अधिकार पत्र कहलाएगा। अर्थात आपके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक संविधान में, एक भाग में, एक पत्र क्रमांक में उसका चर्चा है, जो भाग 3 में इसका वर्णन है, इसीलिए उसको अधिकार पत्र कहा गया। और संवैधानिक तरीके से समझें तो उस टर्म को कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब जो होता है वो अब कहाँ की अवधारणा है? अब समझिए, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। लेकिन मैग्ना कार्टा कहाँ से आया? मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझिए। तो इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। कौन? इंग्लैंड का राजा किंग जॉन था। उसने 1215 में जो सामंत था उसके दबाव में उनको क्या किया? एक लेटर जारी कर दिया, एक अधिकार पत्र जारी कर दिया, और उनमें उन सामंतों के दबाव में आकर के कहना चाहिए कि कुछ बेसिक राइट्स उनको दे दिए।
कुछ राइट्स दे दिए कि भाई आपके मानवीय मूल्यों का रक्षा जो है राज्य करेगा और शासक जो है आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, इत्यादि चीज़ों को वो किंग जॉन से, इंग्लैंड के राजा से 1215 में वो उन पे दबाव डाले और एक मैग्ना कार्टा क्या किए, प्राप्त कर लिए। मैग्ना कार्टा जो प्राप्त किए उसमें लिखित मैग्ना कार्टा में उसमें लिखा था कि उनको एक अधिकार पत्र मिल गया किसी किसी चीज़ों के व्यापार के संचालन के लिए या किसी किसी चीज़ों के नियम इत्यादि बनाने के लिए। तो उस अधिकार पत्र को जब मिला तो वही क्या कहलाया, तो वो मैग्ना कार्टा कहलाया। किंग जॉन 1215 कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन बोलो या इंग्लैंड बोलो, ये हो गया मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, हम भाग 3 को, जो भाग 3 उसको भारत का अधिकार पत्र कहा और अधिकार पत्र को संबोधित करने के हमने मैग्ना कार्टा शब्द को क्या किया, वहाँ से धारण किया। देखिए कभी भी संविधान में कॉपी किया नहीं कहना, धारण किया, अर्थात उनके अच्छे तत्वों को हमने क्या किया, आत्मसात किया। ये बात आप रखिएगा। मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं किसको, तो इसी मैग्ना कार्टा को, इसी अधिकार पत्र को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि इसी मैग्ना कार्टा में क्या हुआ, किंग जॉन ने बेसिक राइट्स को लिख के दिया, मूल अधिकार को लिख के दिया और वहीं से मूल अधिकार का सृजन हुआ या वहीं से एक लिखित प्रक्रिया में मूल अधिकार जो है जनता के सामने आया। तो मूल अधिकार का जन्मदाता कौन है बेटा, तो मैग्ना कार्टा जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटेन से आया 1215 किंग जॉन सामंतों के दबाव में, तो ये क्या हुआ, मूल अधिकार का जन्मदाता कहलाया। कौन, ये अपना अधिकार पत्र जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। एकदम क्लियर, मैं बता रहा हूं, मेरी गारंटी ही ये क्लास तुमको बोर नहीं लगेगा। मुझे कॉपरेट करो, मैं जो कहूंगा वो करो। मेरी गारंटी है कि जिस चीज़ को मैं इतना तड़प तड़प के, इतना तकलीफ में सीखा हूं, है ना, 8 साल गुजार दिए पूरा, उसको तुम इस क्लास में 20-25 मिनट में सीखोगे। अब देखो मौलिक अधिकार में संशोधन की क्या बात आई थी, क्या ऐसा स्थिति बना कि हमको इसको संशोधन करना, या कहना चाहिए कि मौलिक अधिकार में संशोधन कब कर सकते हैं, किस सिचुएशन में कर सकते हैं। देखिए, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे, चाहे जैसे मुझे क्या किया था, मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा था 2016 के इंटरव्यू में, ठीक है, मुझे पूछा गया था कि क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। समझे बात को। मैंने क्या कहा, मुझे उस समय जानकारी थी परंतु कम जानकारी थी, फिर भी मैंने अपने शब्दों को वहाँ पे रखा कि अंधा मामा से काना मामा बेहतर होता है, जानते तो हो। कुछ भी नहीं पता होता तो सॉरी बोल देता, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता था कि क्या मौलिक अधिकार में बेसिक फंडामेंटल जो राइट है हमारे, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो मेरे जो मेंटर्स थे, मैं उनसे सीखा था, श्री करवंदे सर से। उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, इसमें संशोधन हो सकता है। याद रखिए, बिल्कुल संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान जब 352 अनुच्छेद का प्रयोग होगा, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी, ठीक है, तब उसके तहत क्या है, जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति के जीवन और उसके निजी स्वतंत्रता, खुद की इंडिपेंडेंसी है और जो लाइफ है, तो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ दो अगर, तो उसके बाद में बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो क्या मौलिक अधिकार को में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु यह हमको विधिवेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा या विधायिका को ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर ही हम उसमें संशोधन करेंगे, छोड़कर ही हम उसमें स्थगन उसका करेंगे। मूल अधिकारों को कितने समझना, जो मूल अधिकार है या बेसिक राइट है उसमें कितने मूल अधिकार थे और अभी कितने हैं, ये प्रश्न मुझे पुनः पूछा गया। जब मैंने इसका आंसर दिया तो ये प्रश्न फिर इंटरव्यू मेरे को पूछा, पैकर सर का पैनल था। समझो अब बात को, देखो क्या हुआ। 44वें संविधान संशोधन में बेटा जितना बताऊं उतना करना, उससे न कम न उससे ज़्यादा। सफलता का मूल मंत्र ये है। मैंने सरकारी एग्ज़ाम 9 इसलिए निकाला जिसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 4 स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें 5 अलग से मैंने CGPC मेंस, एक इंटरव्यू लिखा और 8 साल से कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मुझे जितनी ज़रूरत थी, मैं जितना समझ सकता था या जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं समय दे सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते करते, मैंने उतना पढ़ा और उसी के दम पे ही मैंने क्या किया, कुछ करने का प्रयास किया। ठीक है, समझिए बात को।
मूल अधिकार में कितने मूल अधिकार थे वास्तव में, हमको इसको देखना है कि 44वां संविधान संशोधन हो कब, 1978 को। अब आप बोलोगे सर 78 का कैसे याद करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 4 है 44, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे 1978 आप डाल देना। जब 42वां संविधान संशोधन की बात आएगी तो 4 2 6 होगा, तो यहाँ पे 1976 डालना, लेकिन ये बात है 44वें का, तो आप देखिए 44 होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19F में, ABCDEF क ख ग घ अंग च, तो 19 च में या 19F में, F इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पीएससी या यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम बेटा इंग्लिश वर्जन को मानता है, इसलिए मैंने यहाँ पे F लिखा ताकि आपका कन्फ्यूज़न वहाँ पे ना आए, च लिखूँ कि छ लिखूँ ऐसा ना आए, F लिख देना सीधा, ठीक, F फॉर फंडामेंटल, F याद रखें। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का जो अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 फा को उसको क्या किया, उस सूची से हटा दिया। कहाँ से, मूल अधिकार के सूची से क्या किया, उस जगह से रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। और अनुच्छेद 300 का को मैं 300A इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इंग्लिश को ही मान्य किया जाता है, 301 या 300A, तो 300 का के अंतर्गत क्या किया, एक कानूनी अधिकार बना दिया, किसको, इस संपत्ति के अधिकार को। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बनाया, देखिए समझिए, जब आपको मूल अधिकार प्रदान किया जाएगा और मान लो कल के समय पे सरकार को आपके ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी या आपके घर की ज़रूरत पड़ेगी या आपके वृक्षों की ज़रूरत पड़ेगी, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और वो संपत्ति आपका जो निजी धन है वो मूल अधिकार की श्रेणी में है, आप क्या करोगे, मूल अधिकारों का संरक्षक करने वाला जो हमारा बैठा है सुप्रीम कोर्ट, आप उसके दरवाजा में चले जाओगे और वहाँ से न्याय की गुहार आप लगाओगे, तो सरकार का काम क्या है, बाधित होगा ना बेटा, क्योंकि आपका बेसिक राइट तो हनन कर नहीं सकता, क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वो बैठा हुआ है। इसीलिए क्या किया, एक लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया कि ऐसे स्थिति में उसमें संशोधन कर दिया 1978 को, और उसको लीगल राइट बना करके बोल दिया कि भाई हाँ, अब आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, पहले क्या है जा सकते थे, अब लेकिन नहीं जा सकते, और जाओगे तो एक कानूनी अधिकार है, कानून तो अपने हिसाब से शासन को संचालित करेगा। इसीलिए क्या किया, सुचारू रूप से कल्याणकारी कार्य को करने के लिए, जनहित में करने के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को क्या किया, कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया। एकदम ईजी है, 3 बार इसको रिवीजन जरूर करना। अब देखिए, पहली बार कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग कब की थी, समझना बात को, हमको एकदम डिटेल नहीं जाना है, बस हमको बेसिक पता रहना है। आदमी वहाँ पे फेल होता है जिस जगह पे उसको अपनी खुद की बेसिक जानकारी ही नहीं पता होती कि मैं क्या हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे माता पिता कौन है, या मेरा गांव कौन सा है, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा गांव में कितनी जनसंख्या है, उस गांव का मुखिया कौन है, उस गांव का जो है कम से कम 5 क्रम का सरपंच है वो कौन है। इंसान को ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, लेकिन आदमी को वो चीज़ पता नहीं रहता और वो गांव में पीएचडी करने जाएगा तो कैसे चलेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, मैं अभी सीजीपीसी प्रीलिम्स का, सीजीपीसी व्यापम का, या राज्य के अन्य एग्ज़ाम का, स्टेट के अन्य एग्ज़ाम का और केंद्र के संविधान के क्वेश्चन का मैं करा रहा हूँ। तो मेरा ये रहेगा कि जो बेसिक चीज़ है वो ना छूटे, भले आप कठिन जो है उसको मत अटेम्प्ट करना, लेकिन सरल आपसे गलत ना हो। याद रखिएगा, आधे लोग इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो सरल को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते और गलत कर देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की, उसके बारे में बता रहा हूँ। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। कब हुआ, कराची अधिवेशन, IMP स्टार मार्क करो। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रश्न पूछेगा आपसे कि 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, या 1931 में अधिवेशन कहाँ हुआ, या सरदार पटेल के अध्यक्षता में कराची अधिवेशन जो संपन्न हुआ वो कब हुआ, 1931 में। इसमें क्या हुआ, इसी में सरदार पटेल क्या है, अध्यक्ष थे, समझना बात को, इस अधिवेशन का। तो उस समय इनके घोषणा पत्र में पहली बार कहना चाहिए कि इसी समय 1931 में कराची में मूल अधिकारों की मांग की गई।
और उस मूल अधिकार का जो फॉर्मेट था, जो प्रारूप था, उस प्रारूप को तैयार किया जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, नेहरू साहब क्या थे? शब्दों के जादूगर थे। उनको पता था कि कहाँ पे जादूगिरी दिखाना है शब्दों में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मांग जो किया उसका प्रारूप किसने बनाया? नेहरू ने। लेकिन घोषणा पत्र मूल अधिकारों की मांग किया किसने किया? तो कांग्रेस ने। समझना बात को। ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछे तो सरदार पटेल। किसने मांग किया? तो 1931 के कराची अधिवेशन में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। प्रारूप किसने तैयार किया? नेहरू ने। याद रखना। अब मैंने बेसिक चीजें बता दी है बेटा। अब मैं तुमको मौलिक अधिकार को यहां पे चालू करता हूं कि कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं और आगे इसके क्या बातें आ सकती हैं। देखिए, हमारे पास एट प्रेजेंट में जो बेसिक राइट्स हैं या फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसकी संख्या 6 हैं। पहला, समता या समानता का, प्रत्येक व्यक्ति भारत का क्या है? समान है। दूसरा, और वो व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर उस स्वतंत्र व्यक्ति का कोई शोषण करता है तो वो उसके लिए न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का उसको अधिकार है, मतलब वो अपने शोषण के खिलाफ तो आवाज भी उठाएगा और उसके लिए वो क्या, धर्म के प्रति भी स्वतंत्र है, उसको भी कोई रोक टोक नहीं है। फिर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब वो अपनी संस्कृति को और अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकता है, उसके भी उसके अपने बेसिक राइट हैं। ये बताते हैं संस्कृति और शिक्षा के तथ्य में। और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे अनुच्छेद 32 में है। इसका स्पेशल एक दिन मैं और डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब देखो समता का या स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में यहाँ पे बैठता है। समझना बात को। समता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो चीज़ है, समता का या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब 18 के बाद में स्वतंत्रता जो है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सिर्फ 23 से 22 खत्म हुआ, तो 23 से 24 ये सिर्फ एक ही है। देखो 23 से 24, 23 से 24 दो शब्द हैं, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं। यहाँ पे 19, 20, 21, 22 4 है, और यहाँ पे देखो 14, 15, 16, 17, 18 5 है। 5, 4, 2। उसके बाद 25 से फिर 28 है, फिर 4 है। 5, 4, 2 4, फिर 2, और लास्ट में अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 की भी मैं गरिमा को बताऊंगा। ये मूल जो कहना चाहिए, जो ये मौलिक अधिकारों की आत्मा भी है। समझो बात को, ये इतना इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए मैं अलग से अभी क्लास लूंगा, अगली क्लास में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर बताऊंगा तो ये अभी छूट जाएगा। हम एक सीक्वेंस से चलेंगे, इस पे जब आऊँगा तो उस पर डील करूँगा। अपन क्या करेंगे, एक एक को लेके चलेंगे। अब बेटा मैं आपको लिख करके ऐसे चिपकाना है और रोज़ इसको पढ़ना है और रोज़ इसको रटना है, याद करना है। कुछ काम को आप स्मार्ट तरीके से करिए, जैसे कि आपको पता चल गया कि ये बेसिक बातें थी। कुछ काम को आप क्या करें, ट्रिकी और माइंड वर्क कीजिए। इसको आप दीवार पर लिख के चिपका दीजिए और आप इसको रटिए। अब देखिए, हम उठाते हैं किसको, समता का या समानता का अधिकार। इसका है 14 से 28 अनुच्छेद। इसमें हम सबसे पहले 14 को पकड़ेंगे। 14 से 18 है, मैंने गलती से 28 कह दिया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। 14 से 18 है, 14 से 18 ये अनुच्छेद है बेटा। ये है समता का अधिकार। अब देखिए, हम पहला देखते हैं, एकदम बेसिक, कान खोल के सुनिए, रोज एक एक करेंगे, डील करेंगे और हड़बड़ी नहीं करेंगे। देखिए समझे बात को। अनुच्छेद 14 कहता है कि आप जो है, देखो समता का अधिकार मतलब समानता का बोल रहे हैं ना, तो समानता में भी बहुत सारे खंड हैं। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ये टोटल 5 बिंदु है जो समानता के अधिकार को या समता के अधिकार को दर्शाता है। राइट टू इक्वलिटी। 14 जो है वो विधि के समक्ष समता कह रहा है। अर्थात जब आप विधि के सामने जाते हो, राज्य की अपनी विधि होती है, अपनी कानून होती है, ठीक है, तो आप क्या है, राज्य के लिए एक समान हो, मतलब आप में और किसी थर्ड व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अर्थात जो कानून बनेगा सभी के लिए बराबर बनेगा, एक विधि के अधीन बनेगा।
ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि कहता है राज्य की कि सभी क्या हो, समान हो, तथा राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए क्या करेगा, एक समान कानून बनाएगा। राज्य जो है सभी व्यक्ति के लिए विधि अर्थात कानून, ठीक है, लॉ, एक समान जो है कानून बनाएगा। अर्थात आप विधि के समक्ष क्या हो, समान हो, कोई जाति पाति ऊंच नीच दुनियादारी नहीं देखा जाएगा। इसके तहत ये अनुच्छेद 14 का बात है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है, तो 14 में। अब 15 देखो, 15 अनुच्छेद बोल रहा है बेटा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 बोल रहा है कि किसी के धर्म पे, किसी के नस्ल पे, किसी के जाति पे, किसी के लिंग पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जन्म स्थान पे, चाहे वो कलकत्ता में जन्मे चाहे दिल्ली में जन्मे, इसके आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, तो राज्य बेटा भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 है। 5 बार इसको कम से कम आप वीडियो को देखना, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है बेटा कि लोक नियोजन में, क्योंकि हमने समता का अधिकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। नियोजन मतलब नौकरी या प्लानिंग, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जो सर्विस में रिक्रूट करता है उसके बारे में बोल रहा है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होनी चाहिए। 16 कहता है कि जब लोक नियोजन को हम पढ़ें तो वहाँ पे क्या हो, तो अवसर की क्या हो, समता हो। दूसरा, राज्य जो है किसी भी पद पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। एक तो अवसर की समता बोल दिया 16 में, दूसरा बोल दिया नियुक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आपने कह तो दिया, संविधान ने या विधि विधाताओं ने कह दिया कि राज्य किसी भी पद पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ये एक्चुअल में हो नहीं पाता। इसका अपवाद क्या है, SC ST OBC और अब EWS को भी रिजर्वेशन मिलने लगा। तो इससे हुआ क्या, इन्होंने क्या कहा कि लोक नियोजन में अवसर सबको समान मिले, अवसर की समता मिले। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक, इसमें एकदम ज़्यादा घुसना मत। लोक नियोजन में अवसर की समता कहा, तो अवसर तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर इक्वल मिलना चाहिए, क्योंकि हम समता का अधिकार, ये राइट टू इक्वलिटी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपवाद है SC ST OBC और जनरल वर्ग का EWS वर्ग। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, संविधान क्या है, अपने आप में एक अलग विशेषता रखता है। कभी ये मूर्त रूप में सामने आता है, कभी ये अमूर्त रूप में सामने आता है। इन्होंने अब क्या कहा कि अवसर की समता कहा, लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले SC डाला, फिर ST, फिर OBC, अब तो EWS जनरल वर्ग को भी घुसा दिया। तो ये यहाँ पे अब स्टेटमेंट क्या देंगे कि हमने अवसर की समता दे दिया सबको, जो वाकई में इसको जातिगत रूप में दे दिया, और यहाँ पे बोल दिया कि इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी जनरल को भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं कि हमारे संविधान की विशेषता है, वो सारे पक्षों की सोच के बात करता है और तुरंत अपने स्टेटमेंट को बदल देता है ना, ताकि किसी वर्ग का नुकसान ना हो। जैसे शंकरी प्रसाद वगैरह हमने पढ़ा था, फिर केशवानंद भारती पढ़ा था, बाद में स्टेटमेंट को बदल दिया था। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नई प्रस्तावना में आप जो है प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकते, फिर बाद में बोल दिया 1973 के केस में, है ना, केरल में वाले वाद में कि केशवानंद भारती के बाद में हाँ कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा में छेड़छाड़ मत करना। तो यही है, संविधान की अपनी मूल विशेषता है बेटा। वो क्या करती है, सारे वर्गों को सोचती है और सारे वर्गों के लिए करने का प्रयास करती है, और स्टेटमेंट भी देती है कि वो अपने आप में क्या है, अपने आप में तटस्थ है, लेकिन होता कहीं कुछ और है। जैसे यहीं पे देखो, अब देखिए अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है, और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी का इसमें मुख्य योगदान है। महात्मा गांधी का सपना था कि भारतवर्ष में छुआछूत खत्म हो जाए। अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्य जाति के या छुआछूत जाति के लोग, जिसको हमारे भारत के कहना चाहिए कुछ वर्गों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा जिसको छूत की दृष्टि से हमने जिसको देखा, उस समाज की स्थिति सोच लो उस समय कितनी बुरी रही होगी जब संविधान बनाया गया होगा। उस समय जब 1946 इत्यादि के समय पे जब संविधान पे काम किया गया होगा उस समय और उसके पहले, क्योंकि छुआछूत वैदिक काल से चलते आ रहा है। अमीर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखे हो ना कि शासक वर्ग ऊपर रहते थे, बाकी लोग नीचे लोग रहते थे। तो ये भेदभाव जो है शुरू से चलते आ रहा है, ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। फिर भी महात्मा गांधी ने क्या किया, ये महात्मा गांधी के विचारों का जनन था कि उन्होंने अस्पृश्यता को संविधान से खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 ला दिया।
तुमसे पूछा जाए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, उसका आंसर क्या लेना, महात्मा गांधी। फिर 18 में है उपाधियों का अंत, जो उपाधि दिया जाता है उसका अंत किया जाए। ठीक, लेकिन कैसे, अब देखिए कैसे समझा। राज्य केवल सेना या विधा संबंधी पुरस्कार ही या उपाधि को प्रदान करेगा। जो हमारा सरकार है वो, अर्थात जो हमारा राज्य है वो, राज्य के अर्थ को समझना, थोड़ा विस्तारित रूप से समझना। आप जिस राज्य में रहते हो या जिस राज्य के आप कहना चाहिए नागरिक हो, भारत जो है राज्यों का संघ है, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, राज्य बोल रहा है। जरूरी थोड़ी कि आप छत्तीसगढ़ में परमानेंट रहोगे, कल दिल्ली चल दोगे, परसों आप कहीं और चल दोगे, चेन्नई चल दोगे। तो इसलिए क्या कर रहा है, राज्य जो है केवल सेना या विधा संबंधी पुरस्कार ही प्रदान करेगा, क्योंकि उपाधि को नहीं देना है, ऐसा अनुच्छेद 18 में लिखा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, राज्य जो है, जो राज्य की पावर है वो केवल सेना के लोगों को या विधा संबंधी पुरस्कार। आप बोलोगे विधा क्या होता है, विधा का मतलब होता है कला, आर्ट। राज्य जो है कला में और सेना में उससे संबंधित पुरस्कार आपको देगा। दूसरा, विदेशों से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति आपको अनुमति ना दे। अगला बोल रहा है अनुच्छेद 18 के तहत, इसी अनुच्छेद, क्योंकि उपाधि का हमने अंत कर दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारे कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने वो अनुच्छेद 18 का सम्मान करता है क्योंकि उपाधि का अंत हो गया है। परंतु समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए और लोगों को, कार्यशील लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस बात का सम्मान करते हुए भी जो वो उपाधि देता है उसको, इस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलते हैं हम उपाधि तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, पुरस्कार यहाँ पे देते हैं, जैसे भारत रत्न, ताकि लोगों में कुछ अच्छा करने का ललक बना रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को उसके कार्य का मूल्य मिलता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के मूल्य का सम्मान होता है और वह अगला कार्य और दृढ़तापूर्वक करता है, अर्थात इस चीज़ से भारत का सम्मान और गरिमा बढ़ेगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 के तहत ही हम भारत रत्न को देते हैं। पद्म पुरस्कार की तीनों सीरीज जो होती है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस पुरस्कार को तथा परमवीर चक्र, वीर चक्र, सेना इत्यादि के सम्मान, ये सब को ही इसी के तहत दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न, पद्म भूषण, परमवीर चक्र इत्यादि जो है इसको किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है, क्योंकि अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और विदेशों से अगर कोई उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, लेकिन राज्य को एक अधिकार है कि वो सेना या विधा संबंधी पुरस्कार प्रदान करेगा। विधा का अर्थ होता है कला, ठीक है, आर्ट। ये बात आप याद रखना, बाकी अगले क्लास में अपन डील करेंगे बेटा।